आवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। खबरों, तजज़ियों और तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज का अहवाल के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर आपकी मेज़बान शान से। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए दुआ कि आप जहां भी रहें खुश व खुर्रम रहें। 12 अक्टूबर 2024 हफ्ते के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालात हाजरा पर एक नज़र डालते हैं। सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन SHRC ने डॉक्टर शाहनवाज कुंभर के मावराए अदालत कत्ल की तहकीकात मुकम्मल कर ली। कानूनी खिलाफ वर्जियों, इंतजामिया की नाकामियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गफलत का इंकशाफ। तहकीकात में कानूनी अमल में नुमाया खुला, बुनियादी हकूक़ के नाकाफी तहफ़्फ़ुज़ और हुकाम की जानिब से मुनासिब कार्रवाई के फुक़दान की निशानदही की गई। SHRC की रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए फौरी इस्लाहत की जाए। चेयरपर्सन इकबाल अहमद डेठो की ज़ेर सरबराही रिटायर्ड जस्टिस अरशद नूर खान और दीगर ने 20 से 27 सितंबर 2024 तक इंक्वायरी की। तहकीकात के लिए डॉक्टर शाहनवाज के अहले खाना, मकामी कानून नाफिज करने वाले इदारे और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से मुलाकात भी की गई थी। तहकीकात में हुकाम की लापरवाही, नाकाम कानूनी प्रोटोकॉल और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR में दर्ज नाक़िज़ुल इल्ज़ामात का इंकशाफ हुआ। तहकीकात में बद इंतज़ामी भी सामने आई, खासतौर पर इसमें जाली पुलिस मुकाबला शामिल है, जिसकी तस्दीक अब IG सिंध की जानिब से तश्कील दी गई। तहकीकात में बद इंतज़ामी भी सामने आई, खासतौर पर इसमें जाली पुलिस मुकाबला शामिल है, जिसकी तस्दीक अब IG सिंध की जानिब से तश्कील दी गई तहकीकाती टीम ने की है। रिपोर्ट में कहा गया कि डॉक्टर शाहनवाज कुंभर को तौहीन मजहब के मुलजिम के तौर पर गलत शनाख्त किया गया था। ये गलती FIR के इंदराज के तरीक़ेकार में खामियों की वजह से हुई थी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि इस गलत शनाख्त के तबाह को नताइज बरामद हुए जो बिलाखिर उनके मौत का सबब बने। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर शाहनवाज की गिरफ्तारी और उसके बाद होने वाले मुबैना जाली पुलिस मुकाबले के हवाले से पुलिस की शफाफियत के फुक़दान की वजह से सूरत हाल मजीद बिगड़ गई। रिपोर्ट ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के अंदर एहतसाब के अहम मसले की निशानदही की। रिपोर्ट में डॉक्टर शाहनवाज कुंभर की कब्र कुशाई की सिफारिश की गई है ताकि पोस्टमार्टम की मदद से मौत की वजह मालूम की जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर शाहनवाज को मुनसिफाना ट्रायल के आईनी हक से महरूम रखा गया। अदालत में अपना दिफा करने की इजाज़त देने के बजाय पुलिस मुकाबले में उन्हें मार दिया गया। ये आर्टिकल 10A के तहत मुनसिफाना ट्रायल के हक की संगीन खिलाफ वर्जी है। रिपोर्ट में पुलिस के किरदार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर शाहनवाज कुंभर की मौत का सबब बनने वाला पुलिस मुकाबला IGP की तश्कील करदा खुसूसी कमेटी की तहकीकात से साबित होता है और ये मुकाबला पुलिस की तर्ज अमल की संगीन खिलाफ वर्जी और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की निशानदही करते हैं। रिपोर्ट में पुलिस के किरदार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर शाहनवाज कुंभर की मौत का सबब बनने वाला पुलिस मुकाबला IGP की तश्कील करदा खुसूसी कमेटी की तहकीकात से साबित होता है और ये मुकाबले पुलिस के तर्ज अमल की संगीन खिलाफ वर्जी और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की निशानदही करते हैं। SHRC की रिपोर्ट के मुताबिक ये तशद्दुद पुलिस की लापरवाही या मिली भगत से है। पुलिस पर तशद्दुद हुजूम से डॉक्टर शाहनवाज कुंभर की लाश की बेहरुमती को रोकने में नाकाम रही। मजहबी इंतहा पसंदी से निमटने में मुतलका स्टेक होल्डर्स की मुबैना नाकामियों पर रोशनी डालते हुए SHRC ने कहा कि नफरत अंगेज़ तकारीर और इश्तिहाल अंगेज़ पाकिस्तान के काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज़म CVA फ्रेमवर्क को नाफिज करने में नुमाया नाकामी की निशानदही करती है। तहकीकात साइबर क्राइम्स के लिए पुलिस की नाकस कारकर्दगी भी निशानदही करती है कि पुलिस ने तौहीन आमेज़ मवाद की सदाकत की तस्दीक के लिए वफाकी तहकीकाती इदारे FIA से मशवरा करने में गफलत बरती, जिसकी वजह से कबल अज वक्त जुर्म का ऐलान किया गया। अवामी तहरीक ज़िले हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम लेबर हाल हैदराबाद में वसाइल बचाओ सिंध बचाओ कॉन्फ्रेंस और ज़िले वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस से अवामी तहरीक के मरकज़ी रहनुमाओं समेत दीगर सियासी और समाजी जमायतों के रहनुमाओं ने खिताब किया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अवामी तहरीक के मरकज़ी रहनुमा नूर अहमद कातियार, अवामी तहरीक ज़िले हैदराबाद के नौ मुंतखब ज़िले सदर सरमद राजपट सिंधियानी तहरीक मरकज़ी नायब सदर हुस्ना राहूजो, अवामी वर्कर्स पार्टी के वफाकी सेक्रेटरी बख्शल थल्लो, अवामी जमहूरी पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सिराज सियाल, सिंध सहाफ़ी इत्तेहाद के सरबराह नेमत खोड़ो, सिंधी मजदूर तहरीक के मरकज़ी सदर हाजी खान समो,
सिंधी शागिर्द तहरीक मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी अली रज़ा जलबानी, सिंधियानी तहरीक मरकज़ी रहनुमा शाहीन खास के लिए अवामी तहरीक रहनुमा अब्दुल हयो भुट्टो, एडवोकेट अशोक कुमार और दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर सिंध का अमन अमान तबाह किया है। अगवा बराए तावन, डकैती और चोरी की वारदातों में हुकूमत की भोतार मुलविस हैं। पुलिस मुकम्मल तौर पर सरकारी भोतारों और सरदारों की सहूलतकार बन चुकी है। अदालतें बराए नाम रह गई हैं। अवाम के लिए इंसाफ के दरवाजे बंद हैं। मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं, लोगों की लाशों को जलाया जा रहा है, लेकिन इंसाफ की आला इदारे इसलाह कानूनियत का नोटिस लेने को तैयार नहीं है। रहनुमाओं ने कहा कि सिंध की ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं। सिंध के वसी कुदरती वसाइल ज़मीनों, पानी, तेल, गैस, कोयला, कारंजर, पहाड़ और दीगर वसाइल को हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की सरमायादारों के हवाले किया जा रहा है। पीपुल्स पार्टी की हुकूमत ने कुर्सी की खातिर सिंध के वसाइल का सौदा किया है। पीपुल्स पार्टी की सिंध दुश्मन मंसूबों की वजह से सिंध को तारीखी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। सिंध में पानी की मसनूई किल्लत की वजह से सरखेज़ ज़मीनें बंजर बन चुकी हैं। मजीद बड़ा कैनाल और डैम बनाकर सिंध का सारा पानी कारपोरेट फार्मिंग मंसूबों को दिया जा रहा है। कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर मकामी किसानों के हकूक़ गज़ब किए जा रहे हैं। किसानों को अपनी ही ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। रहनुमाओं ने कहा कि पीपल्स पार्टी के ताउन से इरसा एक्ट में तरमीम करके दरियाए सिंध के पानी को भी फ़रोख्त की चीज़ बनाया जा रहा है। मुल्क दुश्मन कुव्वतें सिंध की आवाम को पानी से महरूम करके दरियाए सिंध का पानी गैर मुल्की कंपनियों को फ़रोख्त करना चाहती हैं। सिंध की आवाम दरियाए सिंध की फ़रोख्त किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। रहनुमाओं ने मज़ीद कहा कि SIFC के क़याम से जमहूरियत का कत्ल हो गया है। SIFC को ख़त्म करके जमहूरियत बहाल की जाए। मुल्क को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जमहूरी और सेक्युलर असूलों के तहत चलाया जाए। 1940 की करारदाद के तहत सिंध समेत तमाम सूबों को सूबाई खुद मुख्तियारी दी जाए। ज़िले वर्कर्स कन्वेंशन में अवामी तहरीक ज़िले हैदराबाद की नई बॉडी मुंतखब की गई, जिसमें सदर सरमद राजपर, नायब सदर अब्दुल हयो भुट्टो, जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अशोक कुमार, ज्वाइंट सेक्रेटरी सलीम बुद्ध, खजानजी लियाकत मेमन, ऑफिस सेक्रेटरी मेहर अली बब्बर, लीगल सेक्रेटरी एडवोकेट इब्रार अबड़ो, सकाफती सेक्रेटरी सजन शाहानी, जबकि मेंबरान में इम्तियाज़ जतो, इकबाल अब्बासी, जाम तमाजी, एडवोकेट राहिल भुट्टो और हाशिम राजबर मुंतखब हुए। गोलाची में शहीद फाजिल राहो के करीबी साथी ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। अली अहमद जोकियो ने शहीद फाजिल राहो की आखिरी आरामगाह के करीब दरख्त में रस्सी बांधकर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलने पर पुलिस ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर अस्पताल पहुंचाया, जहां से ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्सा के हवाले की गई। ज़रा के मुताबिक लाश के करीब से खतूत मिले। सियासी समाजी रहनुमाओं ने दुख का इजहार करते हुए वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले खैबर में 3 रोज़ा पश्तून कौमी जिरगा शुरू हो गया है। सूबे के अजला से अवाम की बड़ी तादाद समेत ख़वातीन भी अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों पर हुए जुल्म की रोदात बयान करने और इसमें शिरकत कर रही हैं। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबराह मंजूर पुश्ती ने कहा कि एक पुरअमन तहरीक को दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल करना जुल्म और जबर का फैसला है और सिर्फ हमने नहीं, पूरे पख्तून इलाकों ने इसकी मजम्मत की है। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए मंजूर पुश्ती ने पाबंदी के हवाले से सवाल पर कहा कि इंतहाई जुल्म और जबर का फैसला है कि क्योंकि ये जो दहशत गर्दों के मुआविन हैं, आमजगाहें दी जाएँ। यहाँ पर एहसानुल्लाह एहसान जैसे लोगों को बंगले दिए गए हैं, वो खुलेआम घूम फिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमने नहीं बल्कि पूरे पख्तून खित्ते और सियासी जमायतों और तंजीमों ने हुकूमत के इस फैसले की मजम्मत की। उनका कहना था कि उन्होंने हलाकतों और जबर के फैसलों को बर्दाश्त किया है, लेकिन बात हुकूमत पर आई तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। मंजूर पुश्ती ने बताया कि पख्तून इलाकों में अमन और कौम के लिए पुरअमन तहरीकों को सराहने पर बातचीत हुई है और कभी भी ऐसा मसला नहीं होगा कि उनमें रुकावट पैदा की जाए। एक तरफ पश्तून कौमी मूवमेंट पर पाबंदी आयद की गई है तो दूसरी जानिब पश्तूनों पर भी जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। फ़ौज में शामिल पश्तूनों पर भी नज़र रखने का हुक्म दिया गया है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी चीफ को ख़त लिखा है कि ख़त में हिदायत दी गई है कि जितने भी पश्तून बोलने वाले फ़ौजी अफसर हैं उन पर कड़ी नज़र रखी जाए और उनको असला डब्बों की चार्ज बिल्कुल न दी जाए। पश्तून और बलोच फ़ौजियों पर नज़र रखी जाए। अगर वो किसी सरगर्मी में शामिल पाए जाएँ तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। रवादारी कमेटी के अराकीन ने सिंधु नवाज घांगरू और पुन्नल सारियों की सरबराही में पाकिस्तान फिशर फोक फॉर्म की टीम और करंगी के रिहायशियों से कराची में 13 अक्टूबर को होने वाले रवादारी मार्च की दावत देने के लिए मुलाकात की। दौरे के दौरान फोम और करंगी के रिहायशियों ने एहतजाज में शिरकत का अहद किया। इस मौके पर रवादारी कमेटी के रहनुमाओं ने कहा कि हम सिंध में मजहबी इंतहा पसंदी की बढ़ती हुई लहर के खिलाफ मार्च कर रहे हैं। बलूचिस्तान के इलाके दकी में कोयले की खान पर मुसल्लह अफराद के हमले में कम से कम 20 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए।
दकी थाने के स्टेशन हाउस अफसर SHO हुमायूं खान ने बताया कि मुसल्लह अफराद के एक ग्रुप ने रात गए दकी के इलाके में कान पर भारी हथियारों से हमला किया। दकी के एक डॉक्टर जौहर खान शादी जई ने बताया कि अब तक जिले अस्पताल में 20 लाशें और 6 जख्मी अफराद को मुंतकिल किया गया है। बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा डॉक्टर महारंग बलोच ने दकी वाक़े की मजम्मत की है। महारंग बलोच ने बलूचिस्तान के ज़िले दकी में कम अज़ कम 20 कारकुनों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है, जो कि शोरिश ज़दा इलाके में एक और तबाहकुन वाक़या है। डॉक्टर महारंग बलोच ने कत्ले आम पर गहरे दुख का इज़हार करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में लाकानूनियत नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुँच चुकी है। खत्ते में बढ़ते हुए अदम इस्तेहकाम के दरमियान गरीब मजदूरों से लेकर सियासी कारकुनों तक कोई भी महफूज नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान के सेक्रेटरी प्रोफेसर नेक मोहम्मद काकड़ और सूबाई कमीशन कमेटी के रहनुमा कामरेड फरहाद रिंद ने बलूचिस्तान के ज़िले दक्की में कोयले की कानों के 20 मजदूरों को बेदर्दी से कत्ल और 1 दर्जन के करीब मजदूरों को शदीद जख्मी करने के वाक़ये को पूरी इंसानियत पर बुज़दिलाना हमला करार देकर शदीद एहतजाज किया है। उन्होंने मेहनत कशियों को मतलूबा तहफ़्फ़ुज़ फराहम न करने की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि आए दिन इसी तरह के इंसान सोज वाक़यात के बावजूद मुतल्लिका इंतज़ामिया ने जिस इंतहाई गफलत, गैर ज़िम्मेदारी और मुजरमाना कोताही का मुज़ाहरा किया है, उसकी तहक़ीक़ात करके हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएँ और मुलव्वस अफसरान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं ने तमाम मुतासर ख़ानदानों से यकजहती, हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि जाम बहक होने वाले तमाम मेहनत कशियों को रियासत की मुजरमाना गफलत का मरतकब होने के बदले में तमाम लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपये बतौर हर्जाना अदा किया जाए, मुतासरा ख़ानदानों की किफ़ालत की जाए और उनके बच्चों के तालीमी अखराजात पूरे करके उनको रोज़गार फराहम किया जाए। डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन के एक प्रेस एलामिया में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में हॉस्टल में रिहाइश पज़ीर तालिब इल्मों के एक ग्रुप पर दूसरे ग्रुप की जानिब से किए गए हमले और कमरे को आग लगाने के इंतहाई अफसोसनाक और नाखुशगवार वाक़े पर सख्त तशवीश का इज़हार करते हुए पाकिस्तान की पूरी तालिब इल्म बरादरी को ख़बरदार किया है कि इस तरह की सूरत-हाल जानबूझकर इसलिए पैदा की जा रही है ताकि तालिब इल्मों पर प्रोफेसर्स, असातिज़ा, मुलाज़मीन, मेहनत कशियों और शहरियों के बुनियादी इंसानी हकूक़ और मसाइल से तवज्जो हटाई जा सके और मुआशरे के मुख्तलिफ मुतहरिक, फ़ाल, हसास और बाशऊर शहरियों की तरफ से मुश्तरका मसाइल पर होने वाली जिद्दोजहद को गैर मुअस्सर बल्कि पूरे मुल्की माहौल को गैर सियासी बनाया जा सके। पाकिस्तान की मुसलसल जिद्दोजहद करने वाली नुमाइंदा तालिब इल्म तंजीम ने तलबा बरादरी को पुरअमन रहने और एक दूसरे से खुशगवार ताल्लुकात कायम करने की अपील करते हुए हुकूमत और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि तमाम तालिब इल्मों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, तालिब इल्मों पर हमला करने वालों को बेनकाब किया जाए और यूनिवर्सिटी में पुरअमन माहौल को यकीनी बनाकर तालीमी सरगर्मियाँ बहाल की जाएँ। वाइस पर बलोच मिसिंग पर्सनस की क़यादत में कोयटा में बलोच जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ तवील भूख हड़ताली कैंप को 5602 दिन मुकम्मल हो गए। दालबंदीन से सियासी समाजी कारकुनान गुलाम दस्तगीर बलोच, लोंग खान बलोच और दीदक बलोच ने कैंप आकर लापता अफराद के लवाहिकीन से इज़हार यकजहती की। कैंप आए वफद से गुफ्तगू करते हुए वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस के वाइस चेयरमैन मामा कदीर बलोच ने कहा कि लापता बलोचों के लवाहिकीन ने पाकिस्तानी सियासी मजहबी जमायतों और उनके पार्लिमानी नुमाइंदों को भी बारहा मुतवज्जा किया, मगर यहाँ भी रियासती नो आबादियाती जाबराना फ़िक्र और अमल से वाबस्तगी और लापता किए जाने वाले बलोचों और उनके लवाहिकीन की तरफ से अदम तवज्जो बड़ी नुमाया नजर आई। मामा कदीर बलोच ने कहा कि यही सूरत-हाल पाकिस्तानी मीडिया की भी है। ख़ुद को आज़ाद और आला जमहूरी अखलाकी और इंसानी इक़दार का पासदार करार देने वाले मीडिया के एक गालिब हिस्से का किरदार इसके लिए अपने दावाओं की थी और बलोच कौम से ताइबाना इम्तियाजी सलूक की बड़ी वाज़ेह अक्कासी कर रहा है। कराची की अदालत ने सिंधी कौम के खिलाफ नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करने वाले मुलजिम साहिल अदीम को इश्तिहारी करार दे दिया। कराची की अदालत में सिंधी कौम के खिलाफ नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करने के केस की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम साहिल अदीम को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने मुलजिम की जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया। शिकारपुर से अगवा होने वाली जमील अहमद बुकियों को बाजियाब नहीं कराया जा सका। 3 रोज़ कबल शिकारपुर थाने की हदूद से मुसल्लह अफराद ने उन्हें अगवा किया था। नौजवान के भाई का कहना है कि भाई कोयटा से कार में बाढ़ आ रहा था कि मुसल्लह अफराद ने उसे अगवा कर लिया। उन्होंने SSP शिकारपुर और IG सिंध से नौजवान की बाजियाबी का मुतालबा किया है। दौड़ से पुरसरार तौर पर लापता नौजवान की लाश मिली है। जुमेरात को 18 साल मुद्दसर अली पुरसरार तौर पर लापता हो गया था। अल आसिफ बंगलोर से नौजवान मुद्दसर अली वगन की लाश बरामद हुई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर अस्पताल पहुंचाया, जहां से ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश को वर्सा के हवाले कर दिया गया।
नगर पार्कर के करीब दरख्त से लटकी नौजवान की लाश मिली। 20 साला प्रताप कोहली की लाश दरख्त से लटकी हुई मिली। पुलिस का कहना है कि बताया जा रहा है कि नौजवान ने घरेलू परेशानी से तंग आकर खुदकुशी की है। चीफ जस्टिस काजी फाइसी ईसा ने कहा है कि जुलूस निकालो, डंडे मारो, अब ये हैसियत रह गई है। वकला की सुप्रीम कोर्ट में एराजी से मुतल्लिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फाइसी ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि आप दूसरों पर तनकीद करते हैं लेकिन अपनी गिरेबान में भी झांके। उन्होंने वकील से मुखातिब होकर कहा कि आप मुझे बात करने दें, हम सोच भी नहीं सकते थे कि जज बोल रहा हो, हम मुदाखलत करें। महज़ब माशरों में इख्तिलाफ़ राय रखने का भी एक मखसूस तरीका होता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि दरख्वास्त में कहाँ दर्ज है कि आप किसके लिए रिलीफ मांग रहे हो, आप वकालत करें। ये तमाम बातें दरख्वास्त में कहाँ लिखी हुई हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि शायद तहरीर करना रह गया होगा। सिंध में तारीखी मकामात पर हुकूमती सरपरस्ती में कब्जे मामूल बन चुके हैं। कौमी वुड से नीलाम करने की साजिशें उरूज पर हैं। सिंध के हकूक़ के लिए जदोजहद करने वाले लोग आज भी कौमी वुड से बचाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। खीरतर नेशनल पार्क पर भी कब्जे की कोशिश की गई है, जिसके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट के कराची बेंच में प्रोफेसर रहमान गुल पालारी और हफीज़ बलूच की जानिब से दरख्वास्त दायर कराई गई है, जिस पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट के नामवर वकील सज्जाद अहमद चांडियो, काजिम हुसैन महसर, मोहम्मद इमरान कलमती, अबीरा इशफाक, शकील अहमद राजपर, जमाल नासिर, मोइन मक्सी, रजब अली मुगैरी, अब्दुल जब्बार राजपर, जुबैर गुल महर, राहिल भुट्टो, हलाज महसर और दीगर अदालत में पेश होने के लिए अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए सिंध हुकूमत को खीरथर नेशनल पार्क की ज़मीन किसी भी बिल्डर और कब्ज़ा माफिया को लीज पर देने से रोक दिया। मलिक के सेशन जज को कमिश्नर मुकर्रर करते हुए खीरथर नेशनल पार्क का मुआयना करके 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल कामरेड इमदाद काजी ने कहा है कि हुकूमत की निष्कारी पॉलिसी से लाखों मेहनतकश बेरोजगार होंगे। मजदूर, किसान और मेहनतकश तबके को मुत्तहद होकर अपने बका की जंग लड़ना होगी। कामरेड काजी ने कहा कि रियासत की तकसीम दर तकसीम का फार्मूला मुल्क में इंतशार का बायस बना हुआ है। अशराफिया अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेहसाली कुव्वतों के साथ मिलकर मजदूर, किसान और मेहनतकशों के हकूक़ गज़ब कर रहे हैं। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने सखर प्रेस क्लब में मजदूर रहनुमा चाचा मौला बख्श खासकिल की याद में मुनक़दा मंजूर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। मजदूर कॉन्फ्रेंस में सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से कम्युनिस्ट पार्टी, सिंध हारी कमेटी और बलूचिस्तान बुजुर्ग कमेटी के अहदेदारान और मेंबरान बड़ी तादाद में शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में मजदूर रहनुमा चाचा मौला बख्श खास के लिए जद्दोजहद को सराहते हुए उनकी सियासी और अवामी खिदमत पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। मजदूर कॉन्फ्रेंस से सिंध हारी कमेटी के मरकजी सदर मीर मुनव्वर टालपुर, सेक्रेटरी सिंध कम्युनिस्ट पार्टी कामरेड इकबाल बलूचिस्तान बुज़ुर्ग कमेटी के मरकजी सदर कामरेड फरहाद रिंद, सदर वतन दोस्त जमहूरी पार्टी गुलशेर कामरेड मालिक खोस्तो, जागरता फोम के सदर गुलाम रसूल घुमरो, वाबडा यूनियन के रहनुमा जाहिद शाह, मेहनत कश स्टाफ यूनियन CBA म्यूनसिपल सखर के जनरल सेक्रेटरी अली मर्दान शेख और दीगर ने भी खिताब किया। अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं तज्ज़िये और तबसरे। क्या तसव्वुफ़ से मजहबी इंतहा पसंदी की रोकथाम मुमकिन है कि उन्वान से सिंध के नामवर अदीब जामी चांडियो लिखते हैं। बिलाशुबा तसव्वुफ़ की रिवायत हज़ारों बरस कदीम है और तसव्वुफ़ की बेशुमार सूरतें हर मज़हब की रिवायत पसंदी के मद्दे मुक़ाबल होती रही हैं। अगर तसव्वुफ़ की ज़ैली सूरतों, तरीक़ों और तारीख़ी पस मंज़र को मजमूई तौर पर देखा जाए तो हर दौर में मजहबी इंतहा पसंदी के समाज में आम होने को रोकने में उसका बुनियादी किरदार रहा है। ये अलग बात है कि जब जब रियासत और मजहबी पेशवाओं ने अपने मफादात बाहमी तौर पर हम आहंग और मशरूत किए, तब मजहब के नाम पर मुआशरों को तारीख़ियों में धकेला गया है और तसव्वुफ़ भी वक्ती तौर पर कोई बड़ी मतहरक क़ुव्वत बनकर सामने नहीं आ सका। यही वजह है कि जुनैद बगदादी, बीबी राबिया बसरी, मंसूर हलाज, शम्स तब्रेज़ और बड़े सग़ीर में सरमद और शाह इनायत शहीद तक बाग़ियाने सूफ़ी अताब का शिकार रहे हैं। हज़ारों बरस गुजरने के बावजूद आज भी तसव्वुफ़ ने अपनी अहमियत, तख़ील खूबसूरती, इंसान दोस्त और फितरत पसंद जौहर नहीं खोया और इसी वजह से
وہ 21वीं सदी में भी एक फितरी रुझान और एहसासाती लहर के तौर पर मुख्तलिफ सूरतों में मौजूद है। अगरचे सिंध में तसव्वुफ़ की रिवायत गुज़िश्ता 1000 बरस से भी ज़्यादा अरसे से कभी भी मतरूक नहीं हुई थी, लेकिन गुज़िश्ता सदी की आखिरी दिहाई में सोवियत यूनियन के ज़वाल के नतीजे में मजमूई तौर आलमी कम्युनिस्ट तहरीक के कमज़ोर होने के बाद सिंध में तसव्वुफ़ का रुझान ज़्यादा तेज़ी से परवान चढ़ते हुए नज़र आया है। बेशतर लोगों और साबिक तरक्की पसंदों ने तारीख़ में नज़रियात से इनकार करके महज तसव्वुफ़ में पनाह लेने को ही सब कुछ समझा है। दर हकीकत वो उनका फ़रार था और अपने हम असर दौर के तलख़ और नापसंदीदा हक़ाइक़ की मारूज़ियत को समझने और नए हालात में अपना किरदार मुतय्यन करने से इनकार था, क्योंकि तसव्वुफ़ एहसास, ख़यालात, कैफ़ियत ख्वाह फ़ितरत पसंदी का एक खूबसूरत दाखिली मज़हर तो हो सकता है, लेकिन वो तबक़ाती रियासत, जागीदाराना और सरमायादाराना निज़ाम, मुआशी गैर मसावात और हालत के जबर का जवाब या मुतबादिल नहीं हो सकता, और ना ही तसव्वुफ़ ने कभी इसका दावा किया है। तसव्वुफ़ का सफ़र फ़र्द की दाखिलियत से शुरू होकर फ़र्द की दाखिलियत पर ख़त्म होता है। दूसरी जानिब अवाम दुश्मन रियासतों और तबक़ाती या अक़ीदा परस्त मुआशरों की बेरहमियों का सदबाब ज़ाहिर है कि तसव्वुफ़ यकसर नहीं कर सकता। तसव्वुफ़ के ज़रिए एक फ़र्द मुआशरे से क़तई नज़र होकर अपना दाखिली सुकून तो हासिल कर सकता है, लेकिन वो मुआशरे को मजमूई तौर पर इस्तेहसाली निज़ाम के दलदल से नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसके महरक़ात मारूज़ी, ख़ारजी, मुआशी, समाजी, सियासी और तारीख़ी होते हैं, जबकि तसव्वुफ़ एक दाखिली मज़हर है। हालिया गुज़िश्ता अरसे में सिंधी समाज के अंदर तसव्वुफ़ की एक लहर ज़्यादा तहरुक के साथ सामने आई है, जिससे बेक वक्त मिस्बत और मनफी नताइज बरामद हो रहे हैं। मिस्बत इन मानों में कि नौजवान नस्ल इस सकाफ़ती तहरुक की वजह से मजहबी इंतहा पसंदी की बजाय तसव्वुफ़ की तरफ माइल हो रही है। ये भी एक मिस्बत पहलू है कि नौजवान नस्ल इसके ज़रिए अपनी क्लासिकी शायरी, मौसीकी, लोक दानिश और तसव्वुफ़ के इंसान दोस्त जौहर के करीब हो रहा है। दूसरी जानिब मनफी इस माना में कि समाज के अंदर मौजूदा और ज़ाहिर होने वाले कसीरुल जहद बहरानों और तज़ादात का हल सिर्फ तसव्वुफ़ या दाखिलियत और क्लासिकल मौसीकी को समझना खुद फरेबी है। तसव्वुफ़ अपनी बेशुमार खूबसूरतियों के बावजूद न तो माजी में रियासत और समाजी बहरान के तज़ाद को हल करने में कोई बुनियादी किरदार अदा कर पाया था और न ही अब कर सकता है, क्योंकि तसव्वुफ़ का सफ़र दाखिली है, जबकि समाज का सफ़र ख़ारजी महरक़ात पर मबनी है। इस ज़माने में एक और मनफी रिवायत भी सामने आ रही है कि तसव्वुफ़ कुछ हलकों में बतौर एक फ़ैशन भी परवान चढ़ रहा है। ये न सिर्फ तसव्वुफ़ जैसी गहरी रिवायत के साथ संगीन मजाक है, बल्कि उससे तसव्वुफ़ के नाम पर सतही रूहानियत का रुझान भी आम हो रहा है। कोई भी शख्स गेरवा लिबास ज़ेब तन करने या गले में गेरवा मफलर डालने से ना तो सूफ़ी बन सकता है और ना ही ऐसे अफराद का तसव्वुफ़ की नफीस रवायत से दूर का भी कोई ताल्लुक़ हो सकता है। जो चीज़ महज फ़ैशन के तौर पर सामने आएगी वो कभी भी महज दिखावे और सतहियत से बच नहीं पाएगी। समाज के महरक़ात और मारूज़ी हक़ाइक़ से कोसों दूर बतौर एक फ़ैशन इनकलाबी नारे आम हों या नज़रियात, और यहाँ तक कि तसव्वुफ़ भी वो समाज को मतलूबा हासिलात नहीं दे सकते। इसी तरह सिंध में तसव्वुफ़ के हसीन रिवायत को खोखले फ़ैशन बनने से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मजहबी इंतहा पसंदी को नज़र में रखते हुए तसव्वुफ़ के हवाले से समाज दो गलत और गैर मुतवाज़न रुझानात का शिकार हो रहा है, और इन दोनों रुझानात के मतलूबा छानबीन करना वक्त की अहम ज़रूरत है। ये दोनों रुझानात एक दूसरे के बिल्कुल बरअक्स हैं। पहला रुझान ये है कि सिंध में मजहबी इंतहा पसंदी को सिर्फ तसव्वुफ़ और सूफियाना तहरुक से रोका या मुकाबला किया जा सकता है। मेरे ख़्याल में ये सोच का ये अंदाज़ गैर मंतकी और हक़ाइक़ से दूर है। मजहबी इंतहा पसंदी का उभार तो मकामी समाज में होता है, लेकिन ये एक आलमगीर लहर है जिस पर साम्राज्यी क़ुव्वतों ने अरबों डॉलर्स खर्च किए हैं। उसका ताल्लुक़ तहज़ीबी ज़वाल से भी है, जिसमें से हिंदू, यहूदी, ईसाई और मुसलमान समाज गुज़रे हैं और आज भी गुज़र रहे हैं। और ये भी एक यकतरफ़ा प्रोपेगेंडा है कि मजहबी इंतहा पसंदी आलमी सतह पर सिर्फ मुसलमान मुआशरों में है।
مذہبی انتہا پسندی تمام مذہبی معاشروں میں موجود ہے، یہ الگ بات ہے کہ بہت سے تاریخی اسباب اور محرکات کی وجہ سے یہ مسلمان معاشروں میں زیادہ ہے، کیونکہ مسلم معاشرے مکمل طور پر علم، سائنس، آزاد سوچ اور تنقیدی شعور سے کٹ کر تہذیبی زوال کا شکار ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے تناظر میں مذہبی انتہا پسندی میں تیزی ضیاء الحق کے دور میں آئی۔ یقیناً تصوف کے انسان دوست اور فطرت پسند جمالیاتی جوہر کو آج بھی سماج میں ایک اہم اور مثبت محرک کے طور پر عوام کو متاثر کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ سمجھنا خام خیالی ہوگی کہ یہ عالمی اور مقامی لہر صرف تصوف، صوفیانہ پیغام یا موسیقی سے ختم ہو جائے گی۔ تصوف اس ہم اگیر جنگ میں ایک عنصر تو ہو سکتا ہے، لیکن تصوف کے ذریعے یکسر یہ جنگ لڑنا ہرگز ممکن نہیں، کیونکہ اس میں عالمی مفادات، ریاست کا جانبدارانہ اور جابرانہ کردار، معاشرے کے علم، سائنس اور تنقیدی شعور سے دوری، سخت غربت، لاوارثی اور عوام میں شدید مایوسی کے عناصر بھی شامل ہیں۔ ان کے لیے الگ الگ حکمت عملیوں اور شعبوں یا عناصر کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے دوسرا بڑھتا ہوا غلط رجحان یہ ہے کہ سطحی روشن خیالی کے حامل افراد یا گروہ سمجھتے ہیں کہ تصوف کا اب کوئی کردار نہیں رہا، یہاں تک کہ کئی لوگ تو اسے بھی ایک منفی روایت سمجھتے ہیں۔ در حقیقت یہ بھی حقائق اور تاریخیت سے اکٹھا ہوا اور غلط تصور ہے۔ یہ تصوف کی عظیم روایت ہی تھی جس نے ہر دور میں اور ہر مذہب کی تنگ نظر، مفاد پرست اور عوام دشمن ملائیت سے بھرپور مزاحمت کی۔ ایسا نہیں ہوتا تو حلاج اور تبریز جیسے عظیم انسانوں اور صوفیوں پر زندگی حرام نہ ہوتی۔ تصوف نے نہ صرف انسان اور خدا کے درمیان حسین رشتہ قائم کرنے کی بات کی، بلکہ وحدت الوجود کی صورت میں انسانی محبت اور انسانی جوہر کو پوری فطرت اور کائنات سے جوڑ دیا۔ صوفی کا کیف کائنات کی کل سے انسان کی جز کو اس طرح سے جوڑ دیتا ہے کہ دونوں میں کوئی حد فاصل نہیں رہتی، اور یہ کیف منصور کا ان الحق ہو جاتا ہے۔ ان الحق کوئی خالی نعرہ نہیں، کیف اور سرمستی کی وہ معراج ہے جہاں پر انسان کا وجدان کائنات گیر ہو جاتا ہے۔ ہمارے جو دوست روشن خیالی کے نام پر تصوف کو غیر اہم سمجھتے ہیں، انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جس سماج میں عوام کی اکثریت تعلیم سے محروم ہو، سائنس سے دور ہو، جہاں مذہب کے انسان دوست جوہر کو ختم کر کے اس کی آڑ میں مذہبی انتہا پسندی کو بڑھایا جا رہا ہو، وہاں آج بھی لوگوں کی اکثریت کو تصوف کے ذریعے انسان دوستی کا درس دینا آسان ہے۔ کچھ خاص معنوں میں تصوف خود روشن خیالی کی ایک شکل ہے جس نے تاریخ کے مختلف ادوار میں بڑا پر اثر کردار ادا کیا ہے، اور آج بھی ہمارے جیسے سماجوں میں اس کا کردار متروک اور خارج المیاد نہیں ہوا ہے۔ اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ سندھ اور پورے ملک میں مذہبی انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے سماج کو کثیر الطرفی اور کثیر الشعباتی حکمت عملی اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے تصوف ایک اہم عنصر کے طور پر کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن مجموعی اور کثیر الجہتی طور پر نہیں۔ دوسری بات کہ ہمارے ہاں تصوف یا تو شاعری کی صورت میں موجود ہے یا پھر مختلف صوفی سلاسل کی صورت میں، لیکن تصوف پر بہت کم لکھا گیا ہے۔ اس کی علمی اور فقری چھان بین بہت کم ہوئی ہے۔ اگر سندھ اور پورے ملک میں اس موضوع پر علمی، فقری اور تحقیقی کام ہوگا تو یقیناً تصوف کے بارے میں غیر متوازن رویوں یا اس کے پروان چڑھتے سطحی فیشن کی طرف راغب ہونے کے بجائے لوگ اور بالخصوص نوجوان اس کے حقیقی جوہر اور اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور تصوف کی آڑ میں سماج میں ناجائز مفاد حاصل کرنے والے عناصر کا بھی پردہ چاک ہو جائے گا۔ میرے خیال میں سندھو تہذیب میں تصوف کی قدیم، کلاسیکل اور نفیس روایت کو جدید دور کی فقری ضروریات سے ہم آہنگ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس طریقے سے ہی تصوف سماج میں مذہبی انتہا پسندی کو روکنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ چائلڈ لیبر قانون پر عمل درآمد میں ناکامی اور مزدوری کرنے پر مجبور بچوں کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں اسما زاہد لکھتی ہیں،
कराची के इलाके शेरशाह से ताल्लुक़ रखने वाला 12 साल बच्चा शाहिद मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब आंखों में सजाए हर रोज़ एक गैराज का रुख करता है, जहां उसे पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करना पड़ती है। इस बात से बेखबर कि मुल्क में चाइल्ड लेबर के कानून के तहत 18 साल से कम उम्र बच्चों के काम पर पाबंदी है। शाहिद बताते हैं कि मेरी भी शदीद ख्वाहिश है कि दूसरे बच्चों की तरह सुबह उठकर किसी तालीमी दरस का रुख करूं, मगर गुर्बत के आगे शाहिद बेबस और सुबह स्कूल जाने के बजाय एक गैराज का रुख करता है, जहां मेहनत मजदूरी करके इतना कमाता है कि अपने बाप का मुआशी बोझ हल्का कर सके। 12 साल शाहिद के वालिद कहते हैं कि मुआशी नाहमवारी की वजह से मेरे पास इतने वसाइल नहीं कि अपने बच्चों को तालीम दिला सकूं। इंतहाई दुख भरे लहजे में उन्होंने बताया कि मैं भी पढ़ लिख कर मजदूरी करने पर मजबूर हूँ। वो मज़ीद बताते हैं कि लिखने पढ़ने के बाद भी मेरे बच्चों को मजदूरी करनी है और मेरे पास इतने वसाइल भी नहीं कि बच्चों की तालीम पर खर्च करूँ। वो बताते हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं और मेरी दिली ख्वाहिश है कि 2 बच्चों को तालीम दिला सकूं, मगर हम गुर्बत के आगे मजबूर हैं। पाकिस्तान चाइल्ड लेबर एक्ट 1991 के मुताबिक मुल्क में 14 साल से कम उम्र बच्चों की सख्त कामों पर पाबंदी है। चाइल्ड लेबर एक्ट तो 14 से 18 साल तक के बच्चों के लिए काम करने के हालात को मुनज़्ज़म करता है। इसके अलावा मुल्क के 4 सूबों में बच्चों के हक़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून मौजूद है, जिनमें मुलाज़मत की उम्र 14 साल मुकर्रर की गई है। कानून पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर पर पाबंदी का कानून तो बन चुका है, मगर उस पर अमल दरामद का फुक़दान है। इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कम उम्र बच्चे मेहनत मजदूरी करते हुए नज़र आते हैं। गैराजों, कंपनियों और दीगर जगहों पर हज़ारों ऐसे बच्चे मिलेंगे जो 14 से 18 साल तक के हैं। पाकिस्तान भर में मुशक्क़त करने वाले बच्चों की तादाद 20 मिलियन से तजावज़ कर चुकी है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में चाइल्ड लेबर की शरह 14% बताई जाती है, जबकि यूनिसेफ के एक सर्वे के मुताबिक सूबे खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल से 17 साल के दरमियान 80 लाख से ज़ायद बच्चों में से 11% बच्चे काम करते हैं। उनमें से 88% चाइल्ड लेबर यानी मजदूरी करने पर मजबूर हैं। उसका मतलब है कि सूबे के हर 100 बच्चों में से 11 बच्चे मुख्तलिफ जगहों पर मजदूरी कर रहे हैं, जबकि इन मजदूरी करने वाले बच्चों में 73% से ज़ायद मुशक्क़त की मजदूरी कर रहे हैं। ऑल पाकिस्तान लेबर फेडरेशन के सदर सुल्तान मोहम्मद के मुताबिक बलूचिस्तान में 15,000 से ज़ायद कम उम्र बच्चे तामीराती मकामात, कोयले की कानों, कूड़ा उठाने और गाड़ियों के गैराज में काम कर रहे हैं। इन बच्चों के ख्वाबों को गुर्बत ने कुचल दिया है और वो इंतहाई खौफनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक स्कूल जाने की उम्र के कमोपेश 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कम अज़ कम 1 करोड़ तक बच्चे चाइल्ड लेबर कर रहे होंगे। इस सूरत-ए-हाल में मुआशी कमज़ोरियों से निमटना, तालीम तक रसाई को बेहतर बनाना, क़वानीन का नफाज और बेदारी पैदा करने जैसे अहम इक़दामात हुकूमत और दीगर स्टेक होल्डर्स की ज़िम्मेदारी है। इस हवाले से जब हमने मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों लोगों से बात की तो उनका कहना था कि मुआशी नाहमवारी, गुर्बत, महंगाई समेत तालीम की कमी की वजह से बच्चे मजदूरी पर मजबूर हैं, जबकि अक्सर देही इलाक़ों में शरह ख़वानदगी कम होने की वजह से बच्चे स्कूलों से बाहर होते हैं और जिस उम्र में बच्चों को स्कूल जाना होता है वो उस उम्र में मजदूरी करने पर मजबूर हैं। एडवोकेट अदनान खत्री ने बताया कि लोगों में चाइल्ड लेबर के कानून के हवाले से आगाही न होने की वजह से चाइल्ड लेबर में इजाफा हो रहा है, जबकि सनती जोन में काम करने के हवाले से चाइल्ड दोस्त माहौल न होना, लेबर डिपार्टमेंट में करप्शन और पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से अदम दिलचस्पी की वजह से चाइल्ड लेबर पर काबू नहीं पाया जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में चाइल्ड लेबर में इजाफा हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि इस हवाले से मुल्क में मौसर कानून तो मौजूद है, मगर कानून पर अमल दरामद होना एक सवाल निशान है, जिसकी वजह से मुल्क में चाइल्ड लेबर में हर साल इजाफा हो रहा है, क्योंकि मुआशी नाहमवारियों के साथ महंगाई में खातिर ख्वाह इजाफा होने की वजह से मुतवस्सित तबके के लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, जिसकी वजह से वो चाइल्ड लेबर की तरफ तेज़ी के साथ जा रहे हैं। माहिरीन ने ख़बरदार किया है कि चाइल्ड लेबर में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, क्योंकि हुकूमतें इस बारे में मंसूबों के ऐलानात तो करती हैं, मगर चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ मौसर इक़दामात के लिए अमली कोशिशें कम ही की जाती हैं। एडवोकेट अदनान खत्री ने तजवीज़ देते हुए कहा कि स्कूल से बाहर बच्चों को स्कूल में लाने के लिए इक़दामात करना होंगे,
جبکہ تکنیکی ادارے بنانے کی ضرورت ہے تاکہ میٹرک کرنے کے بعد بچے ہنر سیکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چائلڈ لیبر کے حوالے سے مؤثر قانون سازی کے ساتھ ساتھ ان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، جبکہ غربت میں کمی لانے کے لیے صنعتی زون قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ پانچ IPP سے حکومتی معاہدوں کا خاتمہ بجلی کی قیمت میں کتنی کمی لا سکتا ہے؟ اس حوالے سے تنویر ملک اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں، پاکستان کی وفاقی حکومت کی جانب سے توانائی کے شعبے میں ملک میں بجلی پیدا کرنے والے 5 کارخانوں یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز IPPs کے ساتھ معاہدے ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ معاہدے ختم ہونے کا یہ اعلان وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا، جس میں انہوں نے کابینہ کے اراکین کو بتایا کہ ملک میں IPPs کے ساتھ بجلی پیدا کرنے اور ان کی خریداری کے لیے کیے جانے والے معاہدوں کے سلسلے میں 5 کمپنیوں کے ساتھ معاہدے ختم کرنے کے لیے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں بجلی پیدا کرنے والی ان کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے اس وقت زیر بحث ہیں، جب گزشتہ نگراں کابینہ میں وزیر تجارت اور داخلہ گوہر اعجاز کی جانب سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے ایک پیغام میں ان معاہدوں پر کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ادا کی جانے والی رقم پر تنقید کی گئی، جو کئی 100 ارب روپے بنتی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 2-3 برسوں میں بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ حکومت کے مطابق یہ اضافہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے شرائط کے تحت کیا گیا، تاہم اس کے ساتھ کیپیسٹی پیمنٹ کی وجہ سے بجلی صارفین سے بجلی کی کھپت سے زیادہ بل وصول کرنے کی شکایت بھی منظر عام پر آئیں۔ عوامی سطح پر تنقید کے بعد موجودہ حکومت کی جانب سے IPPs کے ساتھ ماضی میں کیے گئے معاہدوں پر نظر ثانی کے لیے ایک ٹاسک فورس تشکیل دی گئی، جس نے گزشتہ دنوں حکومت کو اپنی سفارشات سے آگاہ کیا، جس کے بعد وزیر اعظم کی جانب سے 5 IPPs کے ساتھ معاہدے ختم ہونے کا اعلان کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے جن 5 بجلی بنانے والی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے ختم ہونے کا اعلان کیا گیا ہے، ان میں ہپکو پاور کمپنی، لائل پور پاور کمپنی، روشن پاور، سبا پاور پلانٹ اور اٹلس پاور پلانٹ شامل ہیں۔ ان 5 پاور پلانٹس کی بجلی کی مجموعی پیداواری کی صلاحیت 2400 میگا واٹ ہے۔ سرکاری حکام کے مطابق ان کمپنیوں سے معاہدے کے خاتمے کے بعد ان پاور پلانٹس کو کیپیسٹی پیمنٹ کی ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ واضح ہے کہ ان کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے حکومتی معاہدے 1 سے 2 سال کی مدت میں ختم ہونے والے تھے۔ پاکستان میں IPPs کے ساتھ ہونے والے معاہدوں پر سیاسی اور کاروباری حلقوں اور میڈیا پر کڑی تنقید کی گئی ہے، جس میں ان معاہدوں کو عام افراد اور کاروباری اداروں کے لیے بجلی کی قیمت زیادہ ہونے کے لیے مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ ان معاہدوں کی تفصیلات کے بارے میں پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس میں توانائی کے شعبے میں کی ماہر عافیہ ملک نے کہا کہ ان معاہدوں میں حکومت نے ضمانت دی تھی کہ وہ ٹیک اور پے کے تحت بجلی کی قیمت ادا کرے گی، یعنی کہ حکومت بجلی نہ خریدے وہ اس کی ادائیگی کرنے کی پابند ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ کیونکہ ان پاور پلانٹس کے لیے بیرونی اور اندرونی بینکوں اور مالیاتی اداروں سے قرضہ لیا جاتا ہے، اس لیے کمپنیوں کو اس قرضے کی ادائیگی کے لیے حکومت کی ضمانت درکار ہوتی ہے، تاکہ یہ کمپنیاں حکومت کی جانب سے بجلی خریدنے یا نہ خریدنے کی دونوں صورتوں میں بینکوں کو قرضوں کی ادائیگی کر سکیں۔ حکومتی ادارے پرائیویٹ پاور انفراسٹرکچر بورڈ کی ویب سائٹ پر موجود اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اس وقت 101 IPPs کام کر رہے ہیں، جن میں فرنس آئل پر چلنے والے کارخانوں کی تعداد 15، گیس اور RLNGP پر چلنے والے پاور پلانٹس کی تعداد 19، پانی سے بجلی بنانے والے IPPs کی تعداد 4، درآمدی کوئلے پر چلنے والے پلانٹس کی تعداد 3، تھر کے کوئلے پر چلنے والے پلانٹس کی تعداد 5 اور بے گاز پر چلنے والے پاور پلانٹس کی تعداد 8 ہے، جبکہ سورج کی روشنی سے بجلی بنانے والے پلانٹس کی تعداد 10 اور ہوا سے بجلی بنانے والے پلانٹس کی تعداد 36 ہے۔ 5 IPPs کے ساتھ معاہدوں کے خاتمے کے بعد ملک میں باقی 96 IPPs بچ جائیں گے۔ عافیہ ملک نے بتایا کہ ان IPPs میں حکومتی IPPs بھی شامل ہیں، جن میں پانی اور نیوکلیئر ذرائع سے بجلی پیدا کرنے والے پلانٹس بھی شامل ہیں۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کی جانب سے 5 IPPs سے معاہدوں سے خاتمے کے بعد کیا عوام کے لیے بجلی کی قیمت کم ہوگی؟
اور کیا اس سے حکومت کو کئی سو ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ کی ادائیگی میں بچت ہوگی، جس کا بوجھ صارفین کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان کو موجودہ مالی سال میں 2000 ارب روپے سے زائد کی کیپیسٹی پیمنٹ پاور کمپنی کو ادا کرنی ہے۔ عافیہ ملک نے اس سلسلے میں بتایا کہ 5 کمپنیوں کے معاہدے کے خاتمے کے بعد کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں کوئی ریلیف نہیں ملے گا، کیونکہ جن 5 کمپنیوں کے معاہدے ختم ہوئے ہیں ان کی مدت معاہدہ ویسے بھی اگلے 150 سالوں میں ختم ہونے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سن 1994، سن 2000 اور سن 2006 کی پاور پالیسیوں کے تحت جو پاور پلانٹس لگے تھے ان کی تعداد 40 تھی، جس کا مطلب ہے کہ 5 کمپنیوں کے معاہدے کے خاتمے کے بعد 41 کمپنیاں رہ جائیں گے۔ اس کے علاوہ سن 2015 میں لگنے والے پاور پلانٹس بھی ہیں اور حکومت کے اپنے ہائیڈل اور نیوکلیئر پاور پلانٹس الگ سے موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدوں کے خاتمے سے کیپیسٹی پیمنٹ میں کوئی قابل ذکر کمی نہیں آئے گی اور نہ ہی صارفین کی بجلی کے بلوں میں کوئی خاص کمی آئے گی۔ وزیراعظم پاکستان کے کوآرڈینیٹر رانا احسان افضل نے اعتراف کیا کہ ان 5 معاہدوں کے خاتمے سے فوری طور پر اور فوری طرف سے صارفین کے بجلی کے بلوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ 5 کمپنیوں کے معاہدے کے خاتمے سے بجلی کے فی یونٹ ٹیرف میں لگ بھگ 70 پیسے فی یونٹ کی کمی ہوگی، جبکہ اس سے 70 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ تاہم یہ ایک جاری ایکسرسائز ہے اور حکومت دوسرے آئی پی پی سے بھی معاہدوں پر نظر ثانی کے لیے مذاکرات کر رہی ہے اور ٹاسک فورس اور سلسلے میں اپنی ورکنگ کر رہی ہے۔ رانا احسان افضل نے کہا کہ چینی پاور پلانٹس کے ساتھ قرضوں کی ری پروفائلنگ پر بھی بات چیت جاری ہے، جس میں پیش رفت کے بعد امید ہے کہ صارفین کی بجلی کے بلوں میں کمی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ 5 کمپنیوں سے معاہدے ختم ہونے میں سب سے مثبت پیش رفت یہ ہے کہ ان کا خاتمہ دونوں فریقین کے باہمی رضامندی سے ہوا۔ کیپیسٹی پیمنٹ سے مراد وہ ادائیگی ہے جو ہر ماہ صارف کی جانب سے بجلی بنانے والی کمپنیوں کو اس کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت پر برقرار رکھنے کے لیے کی جاتی ہیں، جو صارفین کی جانب سے بجلی کی اضافی مانگ کی صورت پر مہیا کی جا سکے گی۔ لیکن جب کوئی پلانٹ اپنی پوری صلاحیت پر اس لیے بجلی پیدا نہیں کرتا کیونکہ ملک میں ان کی یا اس کی مانگ نہیں، تو ایسے وقت میں ان پاور پلانٹس کو فعال رکھنے کے لیے کیپیسٹی پیمنٹ کی جاتی ہے۔ رانا احسان نے کہا کہ جب معاہدے ہوئے تھے تو ان پلانٹس نے جو رقم خرچ کی اس کی واپسی ادائیگی کے ٹیک یا پی کے معاہدے کیے گئے تھے کہ بجلی کی خریداری یا نہ خریدنے کی صورت میں ادائیگی کرنی ہوگی، جو کیپیسٹی پیمنٹ ہوتی ہے۔ تاہم اب معاہدے کو خاتمے کے بعد ٹیک اور پے یعنی بجلی خریدو اور ادائیگی کرو والی صورتحال ہوگی۔ حکومت کی جانب سے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کے بعد 5 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کے خاتمے کی پیش رفت اور ان کے خاتمے کی وجوہات کے بارے میں عافیہ ملک نے بتایا۔ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز کی جانب سے اس مسئلے کو ایکس پر لانے کے بعد اس پر بہت زیادہ شور مچ گیا تھا اور حکومت بھی دباؤ کا شکار ہوئی۔ انہوں نے حکومت نے اس تنقید کو کم کرنے کے لیے فیس سیونگ کے لیے یہ اقدام اٹھایا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ اس سے حکومت اور صارفین کو کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کا پروسیس لمبا ہے اور اس کے ساتھ ان حالات میں صحیح بھی نہیں ہے کہ جب پاکستان کو سرمایہ کاری کی ضرورت ہے اور حکومت سابق معاہدوں پر نظر ثانی کر رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت۔ یاد رکھیں، آزادی کا پودا جوانوں کے خون سے سیراب ہو کر پرورش پاتا ہے۔ انقلاب کم ظرف لوگوں کا کام نہیں۔ ساتھ سلامت۔ اواں جی سماعتن تائیں ریڈیو